बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। व्याख्या, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निस्संदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। व्याख्या है, किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? आंसर होगा सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के। व्याख्या, समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय में ऐसे संसाधन क्लासरूम का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, गणना दोष। व्याख्या, गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नगद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। व्याख्या, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन होगा सबसे पहले, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद अवबोध ज्ञान। व्याख्या, बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, तीसरा है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वेच्छाचारी। व्याख्या, स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्टर ब्रूम। व्याख्या, अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना प्रक्रियाकरण। व्याख्या, ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। पहला है अंतः प्रक्रिया स्रोत, दूसरा है सूचना प्रक्रियाकरण, तीसरा है व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, चौथा है व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में विभाजित किया गया है। जैसे सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, दूसरा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, तीसरा है आगमन प्रतिमान, चौथा है जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान आदि। क्वेश्चन नंबर 11, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। व्याख्या, कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कार चलाना, आशुलिप में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि लक्ष्य या उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, निगमन से आगमन की ओर। व्याख्या, हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न प्रकार से शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा है दृश्य से अदृश्य की ओर, सातवां विशिष्ट से सामान्य की ओर, आठवां विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नौवां मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, 10वां अनुभव से युक्त की ओर, 11वां प्रकृति का अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, योजना बनाना। व्याख्या, A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। प्रथम पद योजना बनाना होता है। पहले यहाँ ग्राफ में देखते हैं, पाठ योजना बनाना, उसके बाद शिक्षण, फिर प्रतिपुष्ट, फिर पुनः नियोजन, उसके बाद पुनः शिक्षण, उसके बाद पुनः प्रतिपुष्ट, उसके बाद फिर साइक्लिक प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है, पाठ योजना बनाना। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्वेषण। व्याख्या, बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्न सोपानों में विभाजित किया गया है। पहला अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण अथवा
परिपाक, चौथा वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सभी, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। व्याख्या, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन और गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े। ओके, थैंक यू।